तो विद्यार्थियों, इससे पूर्व में हमने देखा था नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियों का कुछ पार्ट इससे पूर्व में देखा था, जिसमें हमने मुख्य रूप से देखा तनाव शैथिल्य की जो स्थिति उत्पन्न हुई शीत युद्ध के मध्य, उसमें नाम का बहुत बड़ी भूमिका रही है, बहुत बड़ा रोल रहा है। और दूसरा हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक शस्त्र प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई थी, उस शस्त्र प्रतिस्पर्धा को रोकने में, इनका जो कम करने में, रुकी तो नहीं अभी भी, क्योंकि जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, हर राष्ट्र को अपने सुरक्षा जो उसका सबसे प्रमुख दायित्व होता है, तो उसके लिए उसे आवश्यकता पड़ती है इन सारी चीजों की। लेकिन जो एक अंधी दौड़ शुरू हो गई थी शस्त्र प्रतिस्पर्धा की कि हमें पावरफुल बनना है, पावरफुल बनना है, बाकी विकास के सारे मार्ग जब धीरे धीरे बंद होने लगे शीत युद्ध के दौर में, और सारा जो काम था वो केवल इन्हीं राष्ट्रों ने आपस में, जो ये दोनों गुट थे, उन्होंने शुरू कर दिया था, तो उस पर एक तरीके से धीरे धीरे जब विकासशील राष्ट्रों के इस समूह ने धीरे धीरे अपना ध्यान विकास की तरफ देना शुरू किया, तो निश्चित रूप से उसका उन राष्ट्रों में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, और इन्होंने जो एक नैतिक दबाव उन राष्ट्रों के ऊपर बनाया, विकसित राष्ट्रों के ऊपर, जो नैतिक दबाव भी बहुत अहम भूमिका निभाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, तो वो काम इन्होंने किया, और जिसके चलते कई चीजें इनको रोकनी पड़ी महाशक्तियों को। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जहां भी कहीं अन्याय हो रहा है, वो चाहे किसी भी राष्ट्र के विरुद्ध हो रहा हो, इन्होंने तटस्थ भाव से उसका विरोध किया, बिना किसी पक्षपात के। इन्होंने जो सही है उसको सही बताया, गलत है उसको गलत बता के उसकी निंदा की, आलोचना की। इसका बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि इन राष्ट्रों की यूएनओ में बहुत बड़ी पकड़ थी, प्रतिनिधि सभा में ये एक बड़ा समूह था, तो कोई भी राष्ट्र नहीं चाहता था कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कोई महाशक्ति नहीं चाह रही थी कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन राष्ट्रों के समर्थन को खोए या इनकी आलोचना का केंद्र बने। ठीक है, तो इस स्तर पे ये इनकी उपलब्धि रही। अगली जो हम उपलब्धि की बात करें, तो वो उपलब्धि रही है नियो, जो एक बड़ा चैप्टर आपके बीए पार्ट 3 में पूरा है। ठीक है ना, तो हम इसको पूरे चैप्टर को हम बाद में देखेंगे, और सीधा सा अर्थ समझ लीजिए, नवीन अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। ठीक है ना, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये कई बार आपसे 2 नंबर का पूछ भी लेते हैं कि नियो से क्या तात्पर्य है, तो आप हिंदी में भी इसको बता सकते हैं, नवीन अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। ठीक है ना, ये जो नवीन अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, जिसे विकासशील राष्ट्रों के हित में विकसित राष्ट्रों के द्वारा किए जाने वाला जो एक शोषण था, या जो एक तरफा जो व्यापारिक शर्तें थी, जिनसे ये और ज्यादा गरीब स्तर में जा रहे थे। क्योंकि हम देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उसमें जो कच्चा माल है, जो वो ज्यादातर इन राष्ट्रों के पास है, लेकिन टेक्नोलॉजी और धन, तो उसके अभाव में वो सारा चीजें, या एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ऊपर जो कब्जा है, वो विकसित राष्ट्रों का हो जाता है। किस कारण? धन और तकनीकी के कारण। तो धीरे धीरे इन राष्ट्रों को लगने लगा कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनको जो कुछ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, या इनको सस्ते में जो इन्हीं से चीजें लेके उस पर टेक्नोलॉजी और धन खर्च करके दोबारा इन्हीं को बहुत महंगे दामों में जो मिल रही है, तो इस सब का विरोध धीरे धीरे इन्होंने करना शुरू किया। और देखिए, ये बहुत बड़ा कारण था। इसी कारण बाद में आपने देखा कि 1 जनवरी 1995 को गैट के स्थान पर एक नवीन संस्था स्थापित हुई, जिसे हम कहते हैं विश्व व्यापार संगठन, या WTO। ठीक है, तो ये जो विश्व व्यापार संगठन है, वो इसीलिए हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उसमें अन्याय नहीं हो, किसी के साथ कोई एक दूसरे का शोषण नहीं कर सके, उनके निश्चित नियम हो और उन नियमों की पालना की जाए। तो एक तरीके से उसको कंट्रोल करने के लिए इनकी मजबूरी बन गई इस तरह की संस्था बनाना, ताकि इनको भी इनका पर्याप्त दाम मिल सके और इनका शोषण भी नहीं हो सके। तो ये हम कहते हैं इसमें मुख्य रूप से, तो नियो में एक बड़ा रोल किसका रहा? वो रहा दक्षिण दक्षिण संवाद, अर्थात विकासशील राष्ट्रों ने आपस में जो समझौते करने शुरू कर दिए, आपस में जो व्यापार करना शुरू किया, आपस में जो विचार विमर्श शुरू किया, तो विकासशील राष्ट्रों के मध्य होने वाले आपसी जो व्यवहार था, व्यापार था, आपस में जो चर्चाएं थी, विचार विमर्श था, उसे हम कहते हैं दक्षिण दक्षिण संवाद। ठीक है ना, तो ये दक्षिण दक्षिण संवाद जो आया, ये आप ध्यान में रखिए। यहां देखिए, कई बार ये पूछते हैं आपसे उत्तर दक्षिण संवाद और दक्षिण दक्षिण संवाद, तो यहां उत्तर से आशय है
विकसित राष्ट्र, ठीक है ना। और दक्षिण से यहां आशय है, क्योंकि ये माना जाता है भी उत्तरी गोलार्ध में जो विकसित राष्ट्र है, दक्षिणी गोलार्ध में विकासशील राष्ट्र हैं, तो उसको हमने नाम ये दे दिया उत्तर और दक्षिण। तो विकासशील राष्ट्र से तात्पर्य है यहाँ दक्षिण का। ये कभी ये प्रश्न पूछ लेते हैं, 2 नंबर का बहुत बार आता है, उत्तर दक्षिण संवाद से आपका क्या अर्थ है, तो आप बता सकते हैं विकसित और विकासशील राष्ट्रों के मध्य जो संबंध, जो व्यापार होते हैं या जो बातें होती है, विचार विमर्श होते हैं, वो तो कहलाते हैं उत्तर दक्षिण संवाद। और जो केवल विकासशील राष्ट्रों के मध्य आपस में जो समझौते होते हैं, व्यापार होते हैं, जो बातें होती है, विचार विमर्श होता है, वो कहलाता है दक्षिण दक्षिण संवाद। तो ये दक्षिण दक्षिण संवाद की जो अवधारणा उत्पन्न हुई, वो किसकी देन है, वो गुट निरपेक्ष आंदोलन जैसे राष्ट्रों की देन है। गुट निरपेक्ष आंदोलन जब हुआ तो यहां ये चर्चाएं चली, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले व्यापारिक शोषण की, विकसित राष्ट्रों द्वारा किए जाने वाले जो व्यापारिक शोषण था, व्यापार में जो शोषण जो उनको झेलना पड़ रहा था, जो असमानताएं झेलनी पड़ रही थी, जो शर्तें इनके ऊपर लागू हो रही थी, जो इनको मूल्य चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, और इनसे महंगे सामान इनको खरीदना पड़ रहा था, इन सब पे जब चर्चा हुई तो उनके विकल्प ढूंढे गए, और उस विकल्प के रूप में दक्षिण दक्षिण संवाद एक तरीके से स्थापित हुआ। और यही चीज, यही जो दबाव था, वो इन विकसित राष्ट्रों के ऊपर जब आया तो इनको इनकी शर्तें भी माननी पड़ी। जो अभी तक ये लोग अपनी मनमर्जी कर रहे थे, वो सारी मनमर्जी किसकी वजह से रुकी, इन्हीं गुट निरपेक्ष आंदोलन में उत्पन्न होने वाले दक्षिण दक्षिण संवाद जैसे नए जो एक अवधारणाएं, नई जो चीजें चल पड़ी, नया जो एक तरीका इन लोगों के पास आया, आपस में एक ऐसा इनको केंद्र जहां मिला, तो इसमें आप कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है नाम की। और आगे भी ये, अब कई बार इसमें हम देखेंगे जब कमियां थी कुछ राष्ट्रों में, जब आपसी वो फूट थी या कुछ राष्ट्रों का झुकाव महाशक्तियों की तरफ था, ये हम इसकी कमियां हैं वो बाद में देखेंगे कि जिनकी वजह से जितना सफल होना चाहिए था उतनी सफलताएं यद्यपि नहीं मिली। लेकिन ये आप देखिए कि कोई भी जब काम करते हैं तो हो सकता है कि शुरुआत में या हमें 100% सफलताएं उसमें नहीं मिले, तो हम उसे असफल नहीं कह सकते, ठीक है ना। इन प्रोसेस वो चल रहा है, इन फ्यूचर जो और भी कमियां हैं वो उसको दूर हो जाएंगी, तो वो सफलताएं 100% तक भी पहुंच सकती है यदि वो संगठन जिंदा है, यदि वो संगठन चल रहा है तो इसलिए ये भी अपन प्रासंगिकता में आप बता सकते हैं, ठीक है ना। कि ये सारी चीजें इसीलिए रुकी हुई है। आज हो सकता है कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं लग रहा हो कि भाई विकसित राष्ट्र हैं वो ये इन चीजों से दबे हुए हैं, लेकिन इन जैसे राष्ट्रों की जब, और यही कारण है कि जब इनके शिखर सम्मेलन होते हैं तो उस स्थिति में आप देखिए कि उन शिखर सम्मेलनों में इन राष्ट्रों की, विकसित राष्ट्रों की नजर हमेशा बनी रहती है कि ये क्या डिसीजन लेते हैं, ये किन चीजों पे बातें करते हैं क्या। तो ये अभी आप बाकू सम्मेलन आप देखिए, बाकू सम्मेलन में फिर आपको कहूंगा कि आप लोग उसका PDF जरूर पढ़िए, जो अभी 18वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था बाकू में, तो अजरबैजान जो, तो वहां आप देखिए कि ये एक तरीके से दोबारा से इस प्रासंगिकता को लेकर था ये पूरा का पूरा। दोबारा से जो कुछ राष्ट्र धीरे धीरे हम ये देखने को मिल रहा है कि कई राष्ट्रों के जो मुखिया हैं, जो जहां प्रधानमंत्री जो वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान है या जहां राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है, वास्तविक प्रधान की बात कर रहे हैं हम, तो वो लोग हमेशा जो राष्ट्रों के मुखिया हैं, जो एग्जीक्यूटिव करते हैं इन चीजों को एग्जीक्यूट, जो कार्यपालिका, जो विदेश नीति के डायरेक्ट जिनको आप कह सकते हैं उन राष्ट्रों के मुखिया, वो लोग इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं शिखर सम्मेलन में। लेकिन पिछले कुछ शिखर सम्मेलनों में ये धीरे धीरे लगने लगा कि कुछ मुखियाओं ने इसको अनदेखी करना शुरू कर रखा है। तो यो 120 राष्ट्र प्रतिनिधि के रूप में आते हैं, लेकिन कहीं किसी जगह से कोई उपराष्ट्रपति आ रहा है, कहीं किसी जगह से कोई विदेश उसका मंत्री आ रहा है, कोई दूसरे मंत्री जा रहे हैं, या कहीं जो दूसरे जो प्रधान है वो आ रहे हैं। तो ये एक कुछ ऐसा देखने में आप देखेंगे पिछले कुछ सम्मेलनों को, तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। और ये कमी क्या मतलब, ये चीज कहीं ना कहीं लगाता है कि भाई इससे कमजोर होने की संभावनाएं हैं। तो यदि ये दोबारा इनको मजबूत बनाना चाहिए, ये अपन आगे बात करेंगे जब इसके अंतिम जब मूल्यांकन करेंगे। लेकिन खैर अभी अपन बात कर रहे थे इसकी उपलब्धि की, तो दक्षिण दक्षिण संवाद और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को जन्म देना, इसमें एक महत्वपूर्ण जो आप कह सकते हैं कि जो भूमिका है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संगठन की रही है, जिसका नाम है गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। इसी तरीके से हम आगे बात करें तो हम अंकटाड जैसे जो ये सम्मेलन आप देख रहे हैं, जो संगठन बन रहे हैं, ये भी सारे इन्हीं की देन है।
ठीक है ना। तो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये अंकटाड 20 में इसलिए मैं, क्योंकि ये कई बार आपसे 2 नंबर का पूछ लिया जाता है कि अंकटाड से क्या तात्पर्य है। तो ये है यूएन कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना, ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। एंड चलिए पूरा लिख लीजिए आप इसको, ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड। तो ये आपके 2 नंबर का कई बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान में रखना। ये बीच बीच में हमने ये लिए हैं क्योंकि ये सारे जो मैंने आपको बताया ये बहुत बार पूछ लिए गए हैं। उत्तर दक्षिण संवाद आपके 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। दक्षिण दक्षिण संवाद आपसे पूछा गया है। शीत युद्ध से क्या तात्पर्य है आपसे पूछा गया है। शीत तनाव शैथिल्य क्या चीज है ये आपसे पूछा गया। देतांत क्या है, ये पुराने पेपर जब आप उठा के देखेंगे तो इनको जरूर देखिए आप, तो इनको 20-20 शब्दों में आप लिखें कि ये क्या है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियां 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना, ये आ सकता है। तो ऐसी चीजें आप आप इनको लिखिए। 5-5 नंबर के आने लग गए आजकल छोटे क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं, तो जो छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी आपको तैयार करना है, ठीक है ना। अब हमारा पता है आपको कि जो पिछले आपने पेपर देखे होंगे 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, उसके बाद में 4 क्वेश्चन आपके बीच में 5-5 नंबर के हैं 150 शब्दों में, और उससे फिर नीचे आते हैं, फिर ये बड़े प्रश्न आते हैं। तो हमें उन्हीं हिसाब से सारे प्रश्न तैयार करने हैं। बाकी करंट इवेंट्स, आप इंटरनेशनल जो घटनाएं हैं वो लगातार आप पढ़ते रहें। चलिए अगली बात हम करें तो अगला जो इनका उपलब्धि रही है वो रही है वैश्वीकरण के दौर में विकासशील राष्ट्रों की अहम भूमिका इस राष्ट्र ने, इस संगठन ने अपनी सिद्ध की है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के दौर में आज जब हम कह सकते हैं कि पूरा विश्व एक बाजार बन गया है, आज आप जहां चाहे किसी भी राष्ट्र से कहीं से भी कुछ, आज सब कुछ आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप देखेंगे ऑनलाइन मार्केटिंग और ये सारी चीजें, तो पूरा विश्व धीरे धीरे एक मार्केट बनता जा रहा है। तो ये वैश्वीकरण के दौर में मैंने फिर आपको बताऊंगा कि प्रभाव किसका था। विकसित राष्ट्रों के पास धन ज्यादा है, तकनीकी ज्यादा है, तो निस्संदेह उनका बोलबाला या उनका जो एक प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। उसके सामने छोटे छोटे राष्ट्र टिक भी नहीं पाते हैं। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे ऐसे उनके पास इतना पैसा उनके पास है, लेकिन वहां इन विकासशील राष्ट्रों की ताकत के रूप में यदि कोई संगठन आया जो खुल के इसके सामने आया और अपनी ताकत का एहसास कराया विकासशील राष्ट्रों का, तो ये काम किसने किया, ये इस गुट निरपेक्ष आंदोलन ने किया। ये इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि आप बता सकते हैं, ठीक है ना। उन्होंने ये बार बार अपने जो शिखर सम्मेलन और विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई उसमें बार बार इस चीज का उन्होंने एहसास विकसित राष्ट्रों को करवाया, और अनेक बार ऐसे डिसीजन इन्होंने लिए कि उनको ये पता चल गया, इतनी ताकत इन्होंने अपनी दिखा दी कि उनको कंफर्म हो गया कि विकासशील राष्ट्रों की हितों की अनदेखी करना उनके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। और यही चीज ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने तुरंत अपने बिहेव को, जो अपना जो इकोनॉमिक बिहेव था, अपना जो व्यापारिक व्यवहार था, उसमें तुरंत उन लोगों ने सुधार की। तो ये जो एक दबाव अकेला राष्ट्र कभी नहीं बना सकता, अकेले के राष्ट्र नहीं बना सकते, छोटा संगठन हो वो नहीं बना सकता, लेकिन मैंने बताया ना कि ये बहुत बड़ा संगठन है, 120 राष्ट्रों का, जो यूएनओ के बाद में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संगठन नाम है। तो यहां इन विकासशील राष्ट्रों का ही संगठन है ये नाम। तो विकासशील राष्ट्रों ने अपने ये जो ताकत दिखाने का काम किया, और जिसकी वजह से इनके अनेक इस प्रकार के इनके ऊपर अनावश्यक दबाव जो विकसित राष्ट्रों द्वारा किए जा रहे थे उनसे ये लोग बचे हैं। ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि आप कह सकते हैं। तो इस दृष्टि से भी आप इनको ये उपलब्धि भी दिखा सकते हैं। अगली यदि हम बात करें इसकी उपलब्धि की, तो ये हमारा आप देख सकते हैं यूएनओ में प्रभावशाली भूमिका। तो यूएनओ में आपको भी ध्यान में है कि बहुत बातें जब होती है, वोटिंग जब होती है, तो विश्व की लघु संसद जिसे हम कहते हैं महासभा, ठीक है ना, तो उस विश्व की लघु संसद में जब वोटिंग होती है, उस वोटिंग में विकासशील राष्ट्रों का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में विकासशील राष्ट्र हैं। तो ऐसे में यदि नाम, मैंने बताया थोड़ी सी समस्या कहाँ आती है कि नाम के राष्ट्रों में आपस में भी कई जो मनमुटाव होते हैं, या एक बहुत बड़ा होता है कि कुछ राष्ट्र वो महाशक्तियों से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो कई बार क्या होते हैं कि वो महाशक्तियों का फेवर करते हैं, न कि अपने विकासशील राष्ट्रों के हितों का। ये एक बड़ी समस्या आई है, ये बहुत बड़ी चुनौती है जो हम देखेंगे, लेकिन फिर भी हम इसे नकार नहीं सकते कि यूएनओ में इन राष्ट्रों की एकता
ने बहुत बार अपना प्रभाव दिखाया है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यूएनओ लोकतांत्रिक तरीके से काम करे इसमें, या लोकतांत्रिक तरीके से जो काम कर रहा है उसमें नाम या गुटनिरपेक्ष आंदोलन की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। और ये इसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि यूएनओ में अनेक मामलों में इसने भी, यूएनओ में भी आप कह सकते हैं कि जो विकसित राष्ट्र हैं, जो सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक नैतिक दबाव बनाने का कार्य विशेष मुद्दों के ऊपर, जहां इनको लगा कि ये चीज गलत है तो वहां उन मुद्दों के ऊपर इन्होंने वो कार्य किया है। ये इनकी एक बड़ी उपलब्धि है। तो ये भी आप इसकी एक उपलब्धि बता सकते हैं। और बहुत चीजें हैं, आप जब पढ़ेंगे ये पूरा मैटर, काफी नए नए आप इन पे आर्टिकल पढ़ेंगे तो बहुत, ये मैंने एक आपको कुछ वो हिंट दिए हैं जो जब आप प्रश्न करें तो उस समय यदि छोटा प्रश्न आता है, बड़ा प्रश्न आता है, वहां भी आप उपलब्धियों को जरूर शेयर करिए उस प्रश्न में, उसको प्रेजेंट करिए इन चीजों को, क्योंकि जब तक आप उपलब्धियां नहीं बताएंगे तब तक हम उस संगठन का मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। मैंने बताया ना कि संगठन का मूल्यांकन हमें करना है तो हमें उद्देश्य और उपलब्धियां, ये दो चीज हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं चीजों से तीसरी चीज निकल के सामने आएगी कि जो उद्देश्य पूरे नहीं हो पाए, अर्थात जो उपलब्धियां हम नहीं ले पाए जो लेनी चाहिए थी, तो इसका मतलब उस संगठन में कहीं ना कहीं कोई कमियां है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो भी बात करेंगे कि कमियां, कौन कौन सी कमियां नजर आई जिनकी वजह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन थोड़ा कमजोर पड़ता गया या पड़ता जा रहा है, या इसकी प्रासंगिकता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। ये तीन चीजें हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये चीजें कब निकल के सामने आएगी? जब हमारे पास उद्देश्य होंगे और हमारे पास उसकी उपलब्धियां होंगी, और उपलब्धियां नहीं होने के कारण जब हम रिसर्च करेंगे, खोजेंगे, उन कारणों को सर्च करेंगे, तब हमें ये चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है ना? तो ये केवल एक, वो मैंने आपको कुछ आउटलाइंस आपको दी है जिनकी वजह से आप ये चीजें कर पाएंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके जो मुख्य रूप से, और एक सबसे बड़ी चीज जो विचार विमर्श यहां होता है, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक है ना? तो विचार विमर्श में आप ये बता सकते हैं कि भाई जो भी विकासशील राष्ट्र हैं उनसे संबंधित जो प्रमुख मुद्दे हैं उनके ऊपर ये विचार विमर्श करने का एक बहुत बेहतरीन संगठन है नाम। तो ये भी आप इसको यहाँ बता सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए, आज हमने एक इसको देखा है कि इनकी प्रमुख रूप से उपलब्धियां नाम की है वो क्या क्या रही है। तो आप इसमें मुख्य रूप से जो उपलब्धियां हैं उनमें मैं फिर कहूंगा, तनाव शैथिल्य, शस्त्र प्रतिस्पर्धा को कम करना, नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को जन्म देना, जिसमें दक्षिण दक्षिण संवाद का एक महत्वपूर्ण सेंटर जो है वो नाम माना गया है। उसके अलावा वैश्वीकरण के दौर में विकासशील राष्ट्रों की जो ताकत है वो दिखाना, उनके हितों को विकासशील राष्ट्र अनदेखा नहीं करे ये एहसास कराना, ये काम। तो ये सारी उपलब्धियां आप बता सकते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। ठीक है? नेक्स्ट हम बात करेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो प्रासंगिकता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है उसके ऊपर।